की हाल चाल मेरे जी? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास गाइस। बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। जो टॉपिक हमारा इस टाइम पे चल रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसोल्यूशन। वो हमारे डिसोल्यूशन के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। क्योंकि चाहे आपका जर्नल का क्वेश्चन आए, लेजर का क्वेश्चन आए, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, तीन ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। तो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, डैम श्योर। समझ आ रही है बात? इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। हम कल टॉपिक कर रहे थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमने इसका मतलब सीखा था। इसका मतलब होता है कि जो भी हम डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पर पैसा खर्च करते हैं फॉर द डिसोल्यूशन, उसे बोलते हैं क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन पीरियड, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं? अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी क्या है, आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए। पहला वर्ड बॉर्न बाय, दूसरा वर्ड पेड बाय। बॉर्न बाय का मतलब है कि जिम्मेदारी किसकी थी, और पेड बाय का मतलब है कि वो पे किसने किया। समझ आ रही है? बॉर्न बाय का मतलब है जिम्मेदारी किसकी, और पेड बाय का मतलब है पे किसने किया। समझ आ रही है बात? तो किसकी जिम्मेदारी थी, किसने पे करा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू थिंक बिफोर राइटिंग एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस रियलाइजेशन एक्सपेंस। दो केसेस हमने कल कवर कर लिए थे। सबसे पहला केस था कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा मिलेगा कि रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, मान लो आइए। तो सबसे पहले हमने इसमें समझा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में पढ़ा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपए के। अगर 10,000 का खर्चा लिखा है सिर्फ, तो क्या जिम्मेदारी बताई? नहीं। क्या ये बताया किसने पे करा? नहीं। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? अब अगला केस हमने पढ़ा था कि आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपए के एंड इट वर पेड बाय रमन अ पार्टनर। क्वेश्चन में आपको बताया कि 20,000 रुपए का खर्चा हुआ जो कि पे किया हमारे एक पार्टनर ने, जो कि पे किया हमारे एक पार्टनर ने। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि जिम्मेदारी किसकी है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर नहीं बताता तो इट इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। हमेशा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस? फर्म की। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी? फर्म की। और पे कौन कर रहा है? रमन। अगर जिम्मेदारी फर्म की थी और पे कौन कर रहा है? रमन। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी? जब जिम्मेदारी बिजनेस की है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रमन की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। रमन की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो रमन की कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत किसी को? समझ आया अच्छे से? क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताएगा वो कि किसकी है, वो हम हमेशा किसकी मानकर चलेंगे गाइस? ऑलवेज फर्म की। समझ आ रही है बात? हमेशा हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चलेंगे? फर्म की। या फिर वो क्वेश्चन में हमें बता दे कि हमारी क्या है, हमारी वो फर्म की जिम्मेदारी नहीं है, किसी और पार्टनर की है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अगला पॉइंट करते हैं हम। केस नंबर 3। क्या केस है? केस नंबर 3 करेंगे और ध्यान से सीखेंगे। पहले गाइस प्लीज पहले समझेंगे केस 3। केस 3 कहता है पार्टनर इज गिवन अ रेम्यूनरेशन और सैलरी फॉर डिसोल्यूशन वर्क।
मतलब आपको ऐसे लिखा मिलेगा, a partner is given a remuneration, रेम्यूनरेशन की जगह शब्द सैलरी भी हो सकता है, सैलरी की जगह शब्द कमीशन भी हो सकता है। तो ए हमारा एक पार्टनर है जिसे हमने क्या दिया है, सैलरी दिया है या कमीशन दिया है। किस चीज के लिए? ए एक पार्टनर है जिसे सैलरी दिया या कमीशन दिया है, किस चीज के लिए? फॉर डिसोल्यूशन वर्क, फॉर डिसोल्यूशन वर्क। तो ए हमारा एक पार्टनर है जो क्या कर रहा था, डिसोल्यूशन कर रहा था। अभी बताती हूँ कैसे। हमने उसे सैलरी दी, मान लो ₹12,000। ए इज गिवन अ सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन वर्क ₹12,000। क्वेश्चन में इतना लिखा है बस। अब ध्यान से सुनना पहले इसका मतलब। गाइस 3 पार्टनर है ए बी सी। अब डिसोल्यूशन जब किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पार्टनर से कह देते हैं, जैसे मान लो हम सब पार्टनर्स हैं और हम कहते हैं कि भाई सारा डिसोल्यूशन का काम होना है, मतलब सारी एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज़ को क्या करना है, पे करना है। तो सारी एसेट्स को बेचना भी है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ भी करना है। तो हमें लाइबिलिटीज़ से बात करनी पड़ेगी, बैंक लोन में बैंक से जाके बात करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स से बात करनी पड़ेगी, एसेट्स बेचने के लिए हमें डीलर्स को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरा क्या है, पूरा एक बंदे को लगातार काम करना पड़ेगा। तो हम सारे पार्टनर्स थे, तो हम सब ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स इकट्ठे क्या करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। फिर हमने कहा यार सारे तो मिलकर काम नहीं करेंगे, एक किसी बंदे को अपॉइंट कर देते हैं काम करने के लिए। तो हमने ए से बोला कि सुन भाई ए, तू ना सारा काम देख ले, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी सबसे बात कर ले, सबसे डीलिंग कर ले। ए से हमने कहा कि भाई तू सारा काम देख ले, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज। बोला ठीक है मैं कर लूँगा, पर इसके लिए मैं क्या लूँगा, पैसे। इसके लिए मैं क्या लूँगा, पैसे लूँगा। समझ आ रही है बात? हमने कहा ठीक है बता कितने लेगा। कह रहा भाई तुम सब तो आराम से बैठोगे, मैं सारा भाग दौड़ी करूँगा, तो मुझे तो क्या चाहिए, 12,000 रुपये की सैलरी चाहिए। हमने कहा ठीक है डन, तेरी 12,000 रुपये की सैलरी डन। बट जैसे ही हमने बोला 12,000 की सैलरी डन, हमने कहा सुन एक बात और सुन, 12 छोड़, हम ना तुझे 20,000 देंगे। सुनना मेरी बात, हमने उससे क्या बोला, 12 की जगह हम सैलरी कितनी देंगे, 20,000। बट इसमें हम सारे के सारे खर्चे की जिम्मेदारी अब आपकी हो जाएगी। मतलब अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को कोई अमाउंट देना है या कोई भी खर्चा है किसी भी तरीके का, इंजीनियर का या किसी भी तरीके का डिसोल्यूशन का खर्चा है, तो अब वो जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी, ए की होगी। समझ रहे हो बात? हमने किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, हमने ए से कहा ठीक है भाई हम तुझे सैलरी देंगे पूरी 20, पर जो भी 20,000 में जितना भी खर्चा होगा वो भी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो जिम्मेदारी भी किसकी होगी, ए की होगी। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा, ए को हमने रेम्यूनरेशन दी कितने की, 20,000 की, और आगे क्या था, डिसोल्यूशन वर्क दिया 20,000 रुपये का, एंड या इसमें क्या दो, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि अब जिम्मेदारी खर्चों की किसकी होगी, ए की। समझ आई? इसका मतलब यहां पर है नाउ एक्सपेंसेस वर टू बी borne by A, were to be borne by A। क्वेश्चन में क्लियरली ये बोलता है कि ए एक हमारा पार्टनर है जिसकी सैलरी कमीशन होगी, और वो हमारा डिसोल्यूशन वर्क के लिए हम उसे कितने दे रहे हैं, 20,000 रुपये। और 20,000 में हमने कह दिया कि सारे के सारे खर्चे जो भी होंगे वो जिम्मेदारी किसकी होंगे, ए की। जिम्मेदारी किसकी होगी, ए की। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? पक्का? अब आइए यहाँ पर क्या किया जाएगा, खुद सोचो। अब हमारी क्वेश्चन में दे रखा है, हमने उसे क्या दी, सैलरी। सैलरी शब्द बोलूँ, कमीशन शब्द बोलूँ, रेम्यूनरेशन शब्द बोलूँ, सबका मतलब क्या है, एक।
सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, सबका मतलब है हमने ए को जिम्मेदारी दी काम करने की। समझ आ रही है? तो अगर ए को जिम्मेदारी दी काम करने की तो यहाँ पर सबसे पहले सैलरी की एंट्री क्या डलेगी? फॉर सैलरी। सोचो, जब हम ए को सैलरी देंगे तो जर्नल एंट्री क्या डलनी चाहिए? सोचो, सब सोचो। मन में आता है मैडम सैलरी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर से यही पढ़ा है। जैसे ही आपके मन में ये आए आपको सोचना चाहिए नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि हम डिसोल्यूशन चैप्टर में हैं। तो सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और ए की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी देने की जर्नल एंट्री क्या बनी मेरे बच्चों? वेरी नाइस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000 बीइंग सैलरी गिवन टू ए। बताओ कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी तो बताओ। रियलाइजेशन टू ए, क्लियर टू एवरीवन? समझ हो रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा जी, अब क्या करेंगे बताओ? ये तो हो गया सैलरी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सैलरी तो दे दी, 20,000 रुपए की उसकी एंट्री डल गई है। यहाँ किसी को डाउट है तो बताओ? खर्चा है इसलिए रियलाइजेशन में डेबिट, और जब हम ए को देंगे सैलरी तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसीलिए जर्नल एंट्री डली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बोलिए मैम। आ रही हूँ आगे बेटा, आ रही हूँ। यहाँ तो सैलरी की कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सैलरी तो समझ आ गया। अब जब भी आपको क्वेश्चन में गाइस सैलरी और खर्चा दोनों के बारे में बोला होगा तो सैलरी को आप अलग सोचेंगे, खर्चे को आप अलग सोचेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? सैलरी को आप अलग सोचोगे, खर्चे को आप अलग सोचोगे। तो सैलरी हमने यहाँ लिख दिया रियलाइजेशन टू ए 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सैलरी को हमने लिख दिया, अब अगला खर्चा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगला पॉइंट क्या है? फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या देखा जाएगा? दो बातें हो सकती हैं। इफ पेड बाय फर्म या फिर इफ पेड बाय पार्टनर। अगर ये होगा तो क्या होगा? अगर ये होगा तो क्या होगा? समझ आ रही है बात? इफ पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो ऐसे सोचो, जिम्मेदारी किसकी थी? कर दिया सत्यानाश। जब हमने ए को 20,000 का अमाउंट बोला था कि ए हम आपको 20 देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब नाउ एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय, जिम्मेदारी किसकी थी? ए की। मान लो क्वेश्चन कहता है एक्चुअल एक्सपेंसेस वर रुपीज 22,000, या ये अमाउंट कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर ये 5,000 भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप सोचो कि 20 से ज्यादा होगा तभी कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमाउंट कुछ भी हो, एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी किसकी थी? ए की। अब पे कौन कर रहा है? फर्म। जिम्मेदारी थी ए की, पे कर रही है फर्म। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर ए पे कर रही है, सॉरी फर्म पे कर रही है, तो कैश और बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैश और बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बताओ। करेक्ट, कैश और बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कैश और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना, जितना हमने पे किया, जितना हमने क्या करा, पे किया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डेबिट किसे करूं, क्या हमारा खर्चा है, प्लीज बताओ, क्या हमारा खर्चा है? अगर हमारा खर्चा होगा तो ही तो रियलाइजेशन, मतलब अगर फॉर्म की जिम्मेदारी होती तो तब क्या लिखते, रियलाइजेशन। पर अब जिम्मेदारी किसकी है, ए की, तो अब हम ए की कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। हम कहेंगे सुन भाई, हम ए तेरे से पैसा लाना है, तू हमें ए 6,000 रुपये ला के देगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थी और आपकी जगह पेमेंट कौन कर रहा है, हम पे कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? जिम्मेदारी आपकी है और पेमेंट कौन कर रहा है, हम पे कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या किया जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। समझ आ रही है सबको बात या नहीं, फटाफट से बताओ। तो एंट्री डलेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या नरेशन आएगी, बीइंग अमाउंट पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। क्या आ जाएगी, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर टू यू ऑल पीपल। फिर कहता है इफ पेड बाय पार्टनर, मतलब अब पहले यहां सोचा, यहां क्या सोचा, जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की, पे कौन कर रही है, फर्म, तो पार्टनर की कैपिटल से ले लेंगे ना, पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, कम, इसलिए पार्टनर की कैपिटल डेबिट और कैश और बैंक क्रेडिट। पर अगर ये कहता है इफ पेड बाय पार्टनर, इफ पेड बाय पार्टनर का मतलब है पे किसने किया, पार्टनर ने, जिम्मेदारी भी किसकी थी, मतलब जिम्मेदारी भी ए की थी, पे भी ए ने ही किया। क्या एंट्री आनी चाहिए, वेरी गुड, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि यार हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ सैलरी तक थी ना, सैलरी दे दी, अब जिम्मेदारी उसकी थी, पे भी वही कराया। अगर जिम्मेदारी उसकी थी, पे भी वही कराया, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं डलेगी। क्या लिखा जाएगा यहां, नो एंट्री। समझ आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर यहां 25 भी होता, मान लो यहां पे 25 भी होता, आओ ले बेटा, मान लें आप 25 भी है, तो ये 25 भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी क्या लिख दिया जाएगा, सिर्फ 25। सैलरी अलग है, खर्चा अलग है, सैलरी को अलग तरीके से सोचोगे, खर्चे को अलग तरीके से सोचोगे। समझ आई बात, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर टू एवरीबॉडी। तो वेदर दिस अमाउंट इज above expense or whether this amount is below the expense, it doesn't matter, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात बेटा, जब हमने उसे 20,000 ही दिए, हमने कहा खर्चे की जिम्मेदारी अब आपकी है, चाहे खर्चा भाई आप बिल्कुल मत करो और चाहे सारा 20 खर्च कर दो, चाहे अपने घर से लगा दो। समझ आ रही है बात या नहीं? जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को दे दी तो हमने इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस दे दी। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस को जोड़कर, तो अगर एक्सपेंसेस को जोड़कर ही हमने उसे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो एक्सपेंसेस अगर हमने जोड़ रखे हैं मेरे बच्चों, तो उससे क्या होगा यहाँ पर कि हमारे 20,000 हमने दे दिया, उसके बाद खर्चा कितना हुआ, इससे हमें कोई फर्क, फॉर्म को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। चाहे 20 में से 10 का खर्चा कर दे, चाहे 20 में से 4 का खर्चा कर दे, चाहे 20 में से 50,000 का खर्चा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो पर्सनली बियर करेगा उसको। इसलिए जब यहाँ पर हम पे, यहाँ पे चाहे पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर की ही जिम्मेदारी थी, पार्टनर ने ही पे करा तो फॉर्म में कोई भी एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पार्टनर की जिम्मेदारी थी और पे करा किसने, फॉर्म ने, तो एंट्री क्या डलेगी, पार्टनर डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से लिखिए। ठीक है, मैं ये यहाँ से 11वीं स्लाइड से शेयर कर दूंगी। चलो आओ, क्वेश्चन भी तो करना है, मैं पूरी कर दूं, मतलब सारी स्लाइड शेयर कर दूं, क्यों लिखा नहीं तुम लोगों ने? चलिए केस 4 गाइस, बातें नहीं,
केस 4, केस 3 और केस 4 में बहुत छोटा सा अंतर है गाइस। केस 3 और केस 4 में बहुत छोटा सा अंतर है। वो क्या फर्क है यहां समझिए प्लीज। क्वेश्चन कहता है when dissolution work was to be carried out by पार्टनर, मान लो X, for a salary of rupees 25,000। कह रहा है डिसोल्यूशन वर्क किसकी जिम्मेदारी है? X की। अब उसे सैलरी कितनी मिल रही है? 25। अब हमने X से कहा कि भाई हम सारे पार्टनर थे, हमने X से कहा X सारी जिम्मेदारी आपकी है, देख लो आप सारा हिसाब किताब कर लेना, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देना। हमने कहा और ना खर्चे, बोला सुनो मेरी बात, पिछली बार मैंने खर्चे देख लिए थे, खर्चे ज़्यादा भी हो जाते हैं, खर्चे वर्चे नहीं, मैं खर्चों की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये तो मेरी खुद की सैलरी है, मेरा खर्चों से कोई लेना देना नहीं है, खर्चों की जिम्मेदारी आप ही की होगी बिजनेस, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भले ही मुझे 25 की जगह कितने दे दो, 20 दे दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 20,000 मेरा सिर्फ मेहनत का काम है, मैं जो भी मेहनत करूंगा 20,000 मैं उसके ले रहा हूं, खर्चों से मेरा कोई लिंकेज नहीं है। जो भी खर्चा होगा मैं आपको बता दूंगा, आप पे कर देना, या मैं भी अगर पे करके आऊंगा तो मैं आपसे लूंगा आके, मेरी खर्चों की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है कि मैंने देख लिया, कमाया तो कुछ नहीं, गवा दिया 25 के केस में। समझ रहे हो बात को? तो गाइज यहां पर डिसोल्यूशन वर्क, अब देखो दोनों केस में डिफरेंस क्या है। दोनों केस में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि सैलरी जो है वो तो दोनों केसेस में दी जा रही है, और सैलरी किस चीज के लिए दी जा रही है? सैलरी दी जा रही है डिसोल्यूशन के काम के लिए। बट द डिफरेंस इज, एक जगह पार्टनर ने जिम्मेदारी ले ली, हाँ मेरी जिम्मेदारी है सारे खर्चों की, मतलब सारे खर्चे कौन बियर करेगा? पार्टनर। पर दूसरी तरफ दूसरे केस में जो मैं अब केस पढ़ा रही हूं उसमें पार्टनर कह रहा है खर्चे वर्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आई डोंट केयर, ये जो 20,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं ये पूरा का पूरा मेरा क्या है? सैलरी, पूरी की पूरी 20,000 मेरी क्या है? सैलरी, मेरा खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो पिछले वाले केस में वो आपको बता के चलेगा कि इट वॉज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर या इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, पर इस केस में वो कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ इतना बोलेगा कि डिसोल्यूशन वर्क के लिए सैलरी दी जा रही है ए को कितनी? 20,000। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और आगे वो बता देता है एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 18,000, ज्यादा हो कम हो, 2,000 हो 4,000 हो 50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैलरी से खर्चों का लेना देना कभी भी नहीं होता। सैलरी की अलग एंट्री सोची जाती है, खर्चों के बारे में अलग सोचा जाता है। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो सबसे पहले फॉर सैलरी गाइस, फॉर सैलरी, सैलरी के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? सोचो, सैलरी हमारा क्या है? सैलरी हमारा क्या है? खर्चा या इनकम? खर्चा। सैलरी हमारा क्या है? खर्चा। तो सैलरी को रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और हमें सैलरी किसे देनी है? हमें सैलरी देनी है, पार्टनर कौन था? एक्स। तो एक्स की कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? वेरी नाइस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000। बीइंग सैलरी पेड टू एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज टेल मी। डन गाइस? अब सैलरी के बाद आप अलग से सोचोगे किसके बारे में? करेक्ट, एक्सपेंसेस।
अब एक्सपेंसेस के साथ फिर से दो बात होंगी, क्या? इफ पेड बाय फर्म और दूसरी इफ पेड बाय पार्टनर, मतलब वही पार्टनर जो हमने एक्स लिया है वो। कोई दिक्कत तो नहीं? आइए गाइस बताओ मेरे को, एक्चुअल खर्चा कितने का था? 18,000। एक्चुअल खर्चा कितने का था? 18,000 का। क्वेश्चन कहता है इफ पेड बाय फर्म, अगर वो फर्म ने पे कर दिया, सोचो सोचो सोचो, जिम्मेदारी किसकी? पे किसने किया? जिम्मेदारी भी फर्म की, पे भी फर्म ने किया है। क्या एंट्री डलेगी? फंस गए। यही आता है तुम्हारे मन में, अबे गधेड़ो, अगर गधे कहीं के, अगर अब रहने दो, अब तो तुमने मौका छोड़ दिया। एक बात बताओ, जिम्मेदारी फर्म की, पे भी फर्म कर रही है, अकाउंटिंग भी किसकी कर रहे हो? फर्म की। तो फर्म की बुक्स में एंट्री नहीं डालोगे क्या? बोलो बोलो, क्वाइट। भाई जिम्मेदारी भी फर्म की, पे भी फर्म कर रही है, मन में आता नो एंट्री। अब काहे की नो एंट्री? जब तुम अपने बिजनेस की ही अकाउंटिंग कर रहे हो और बिजनेस ही पे कर रहा है, तो बिजनेस के कैश और बैंक क्या हो जाएगा? कम। और खर्चा किसका? बिजनेस का। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहां पे जर्नल एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना? 18,000। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। बताइए कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी तो बताओ। यहां पे वो कहता है इफ इट इज पेड बाय पार्टनर। सोचो, हमेशा खर्चों के लिए ये सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी किसकी? पे कौन कर रहा है? समझ आ रही है? सोचो जरा। हाँ भाई सर, पेड बाय पार्टनर लिखा है, जिम्मेदारी किसकी थी? अच्छा, पे कौन कर रहा है? करेक्ट। जिम्मेदारी किसकी है? जब कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा किसकी होगी? फर्म की। जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। जिम्मेदारी है फर्म की, पे कर रहा है पार्टनर। तो जब जिम्मेदारी फर्म, हम, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमेशा क्या होता है? फर्म। तो जब मेरी जिम्मेदारी थी, फर्म की जिम्मेदारी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पर क्या मेरे पास से कैश गया है? यस, एक्स की कैपिटल को क्या कर दूंगी? हाँ, क्योंकि वो हमारी जगह अगर पे करके आया है तो हमें कल को उसे देना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल में वो क्या हो जाएगा? एड ऑन। इसलिए जर्नल एंट्री क्या बन गई गाइस? रियलाइजेशन टू एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैपिटल अकाउंट कितना? 18,000 और 18,000। बीइंग एक्सपेंसेस क्या करा बताओ? एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ आ रही है बात? कोई परेशानी? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अच्छे से? वेल डन। नेक्स्ट केस, लास्ट केस, केस 5। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 5 केसेस हैं, जिसमें से आपने कर लिए कौन कौन से? पहला हमने करा कि नॉर्मल, बस वो कहेगा खर्चा इतना। दूसरा वो कहेगा खर्चा इतना पे कर रहा है पार्टनर। तीसरा जब वो सैलरी दे देगा। फिर एक में जिम्मेदारी भी पार्टनर की, एक में जिम्मेदारी पार्टनर की नहीं होगी। केस 5। केस 5 कहेगा, आइए, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 15,000। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस कितने? 15,000 के।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹15,000 और आगे कहता है इट वर टू बी borne by X and ultimately paid by Y। ये आज दोस्त साथ बैठ गए हैं ना, तो इनकी मिमिक्री बंद ही नहीं होगी आज। यार आना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। इट वर टू बी बॉर्न बाय एक्स एंड अल्टीमेटली पेड बाय वाई। प्लीज फोकस, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखना। डिसोल्यूशन खर्चा किसका था, मतलब कितना था पहले बताओ? 15। जिम्मेदारी किसकी? पे कौन कर रहा है? क्या एंट्री डालूं? वेल डन। किसी किसी बच्चे के मन में आता है जिम्मेदारी एक्स की थी, पे कर रहा है वाई, तो फॉर्म को क्या दिक्कत है, आपस में सेटल कर लेंगे। ऐसा भी मन में विचार आता है बेटा, आता है। बट मेरे बच्चों, अगर मान लो मेरे सामने तुमने आपस में एक दूसरे को पैसे दिए लिए और मुझसे कह रहे मैडम देख लो आप गवाहो, कल को दूसरा बंदा अगर पैसे नहीं देता तो क्या होगा? मुझे बीच में बोलना पड़ेगा नहीं बोलना पड़ेगा? भाई अब आपके पेरेंट्स मुझसे मिलके जाते हैं मैडम हमारे बच्चों का सारा ध्यान रखना, आप जब जब पढ़ाती हो पढ़ाई का भी ध्यान रखना, और ये कुछ भी गलत करें तो हमें प्लीज बताना, ये कुछ भी गलत करें हमें बताना, है ना? तो अब मुझे तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत दिखेगा, पढ़ाई लिखाई से लेके डंडी तक, तो तुरंत क्या होगा? फोन करके बताया जाएगा जी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ऐसे 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 ऐसे, अब देख लो आप, छानबीन आप कर लो। आ रही है बात समझ में या नहीं? तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अब x की जिम्मेदारी थी और पे कौन कर रहा है? y। अगर x की जिम्मेदारी थी और पे y कर रहा है, तो अगर हमारे सामने ये डीलिंग हुई फॉर्म के सामने और अब x y का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, तो भाई साहब वो कहेगा सुनो इसे x ज्यादा चंट बनना है, तेरी जिम्मेदारी थी पैसे क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, तेरी कैपिटल से काट के हम y की कैपिटल में जोड़ दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसे कम कर दो, जिसे देना था उसे बढ़ा दो। और आपने बिल्कुल सही सोचा था, चीते बालक। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नाउ योर 85% कॉन्सेप्ट आर ओवर। 85% कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, इसके खत्म होते ही अब तक। क्लियर टू यू एवरीबॉडी? कल मैंने शब्द बोला था 80, कि ये कंप्लीट होते ही आपका लगभग 80-85% खत्म हो जाएगा। आइए टेक आउट योर प्रैक्टिकल रजिस्टर। ये सब थ्योरी में लिखना है गाइस। हाँ, मैं आज की क्लास ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है? सारे करने हैं, ठीक है? सारी स्लाइड शेयर कर दूंगी मैं, तुम्हारा जहां से पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर लेना। चलिए आइए, अब दिस इज इन योर प्रैक्टिकल रजिस्टर। बहुत डिस्टरबेंस है भाई, मतलब रजिस्टर निकालने के लिए कहा है या तुम्हें जबान चलाने के लिए कहा है? पेज 123। पेज 123, क्वेश्चन नंबर 1। Question is in front of you. लैंड एंड बिल्डिंग, पढ़ना जरा।
लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 1,60,000। गाइस क्वेश्चन में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 160। बुक वैल्यू का मतलब है कि उसकी किताब में वैल्यू थी कितनी, 1,60,000। समझो उसकी किताब में वैल्यू कितनी थी, 1,60,000। कह रहा है सोल्ड फॉर 3 लाख, उसे बेच कितने का दिया, 3 लाख का। थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% कमीशन ऑन द डील। भाई एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू उसे बिकवाया और प्रॉपर्टी डीलर क्या फ्री में बिकवा देगा, कमीशन लेगा। तो 1,60,000 की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू थी 1,60,000। उसे हमने बेचा कितने का, 3 लाख का। 3 लाख का बेचा और उस पर ब्रोकर का कमीशन कितना है, 2%। ब्रोकर का कमीशन है 2%। तो अब कॉमन सेंस से बताओ 1,60 पे 2% लगेगा या 3 लाख पे 2% लगेगा। वेरी गुड, कीप इट अप। सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि ब्रोकर का लेना देना सेल के टाइम पे, तुम्हारी किताब में तुम उसकी क्या वैल्यू लेके रखते हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कहता है गिव जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बतानी है डिसोल्यूशन में। बेटा कायदे में इस क्वेश्चन में वो सिर्फ एंट्री पूछना चाह रहा है तुमसे बेचने की, बट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसे, मैं आपको दोनों एंट्रीज बता रही हूं। अगर क्वेश्चन आ जाए पास जर्नल एंट्रीज, तो पहले आपको जो 160 की बुक वैल्यू है उसे आपको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि आपको पहले एसेट्स को, सारी एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना पड़ता है। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ताकि आप एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को क्या कर सके, पे ऑफ कर सके। समझ आ रही है बात। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सोचो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग। सोचो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग को अब आप रियलाइजेशन में डालोगे तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। क्योंकि सबसे पहले हम लैंड और बिल्डिंग से क्या करेंगे, हम सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग को क्या करेंगे, बुक्स में से राइट ऑफ, ऐसे क्या, तो बुक्स में से क्या करेंगे, खत्म करके रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। बोलो हाँ या ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जर्नल में पहली एंट्री क्या लिखेंगे, पहली एंट्री लिखेंगे हम एसेट को ट्रांसफर करने की, जो कि होगी मेरे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। जय कैन यू टेल मी द अमाउंट। जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो बुक वैल्यू पे करूंगी या सेलिंग प्राइस पे करूंगी, सर गधा। जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो किस पे करूंगी, हमेशा बुक वैल्यू पे, क्योंकि मेरी बुक्स में तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 160। तो आज जब मैं उसे खत्म करूंगी तो किस वैल्यू पे करूंगी, 160 पे। क्लियर टू यू ऑल पीपल और नॉट। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत किसी को। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सोचो, पहली एंट्री आपने ट्रांसफर कर दिया लैंड और बिल्डिंग, अब आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दोगे। सोचो पहले बताओ कितने का बेचा, क्या 3 लाख रुपए तुम्हारे पास आए, 3 लाख में से 2% मतलब 6,000, वो तो यार प्रॉपर्टी डीलर ने ही ले लिए होंगे। तो मेरी जेब में पैसा सिर्फ कितना आएगा, 2,94,000। तो मुझे सिर्फ कितना लिखना चाहिए, 294। बच्चा कहता है अच्छा 6,000 के कमीशन का क्या मतलब, तुम व्हाट डू यू थिंक, तुम 6,000 के कमीशन को अलग यहाँ पे खर्चा दिखाना पसंद करोगे क्या, बिजनेस बंद हो रहा है गाइस। तो हम सीधा कहेंगे एसेट बेची 3 लाख की, 3 लाख में से 6,000 का खर्चा, ऑटोमेटिकली पैसा कितना आ रहा है, सिर्फ 294। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस बैंक डेबिट 2,94,000। क्यों कर रहे हैं इसे डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू कितना, 2,94,000 being land and building sold।
कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया? चलिए देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। क्वेश्चन कह रहा है पारस और प्रिया हमारे दो पार्टनर्स हैं और उनकी बुक्स में ट्रांजैक्शन डालने की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले ए पढ़ो, ए पॉइंट। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम अगले पेज पर, पेज नंबर 124 है। चलिए एक तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज की और कल की क्लास में। एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक इस चैप्टर से रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, या एक होता है फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन। फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन मतलब पूरा सब कुछ बनाना होता है, मैं रियलाइजेशन, लोन, कैपिटल, कैश, सब। ठीक, चलिए देखिए 6 का पहला ए पार्ट कह रहा है देयर वॉज an old furniture in the firm which have been completely written off in the books. This was sold for 3000. बेटा एक पुराना कंप्यूटर था 3000, एक पुराना कंप्यूटर था जिसकी वैल्यू बुक्स में से क्या हो चुकी है, खत्म, राइट ऑफ। मतलब वो मान लो हमने 10 साल पहले खरीदा था या 4 साल पहले खरीदा था, धीरे धीरे हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगा के आज किताब में क्या कर दिया, खत्म। पर वो आज भी चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। जब हम उसे बेचने गए तो उसने कहा 3000 रुपये का बिक जाएगा जी। तो सोचो पैसा आएगा जाएगा, आएगा। पैसा डेबिट क्रेडिट, डेबिट पैसा, पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। या बैंक का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के रूल से, और सीधी सी बात है एसेट बढ़ती है तो डेबिट, इसलिए कैश और बैंक क्या कर दोगे, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा सोचो, वेरी गुड, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है वो फायदा, वो हमारा क्या है फायदा। इसलिए जर्नल एंट्री क्या डलेगी, ए पॉइंट की, ए पॉइंट की एंट्री डलेगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड आउट। बोलिए हाँ या ना, क्लियर टू ऑल पीपल, समझ आया सबको। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट, आशीष एन ओल्ड कस्टमर, आशीष एन ओल्ड कस्टमर whose account for 1000 were written off as bad debts in previous year paid 60% of the amount। क्वेश्चन कह रहा है आशीष एक कोई पिछले साल का पुराना कस्टमर है और वो पुराना कस्टमर क्या है बेटा, उसका पैसा मर गया, मतलब हमारा पैसा मर गया। 1000 रुपये उसने पिछले साल देने से क्या कर दिया था, मना। कह रहा मेरे बस की ना है पैसे देने, मेरे पे पैसे ना है। 1000 रुपये हमारा क्या हो चुका है गाइस, नुकसान। 1000 रुपये हमारा क्या हो चुका है, नुकसान। अगर हमारा 1000 रुपीज़ का नुकसान हो चुका है तो वो लास्ट ईयर हो चुका है, समझो बात को। अब वो आज आया और मुझसे बोला ले भाई 600 रुपये, 60% ऑफ दैट अमाउंट ही पेड। वो मुझे 600 रुपीज़, 1000 का 60% विल बी 600, 600 रुपीज़ वो मुझे दे गया। सोचो फायदा नुकसान। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है मेरे बच्चों, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो जाएगा और पैसा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उस रूल के हिसाब से हमारा पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मैम बैंक की लिखना जरूरी है, नहीं, कैश भी लिख सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद करो 11th क्लास में आप इसे बोलते थे बैंक डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, पर यहां एक नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात या नहीं, प्लीज बताइए। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड।
सी पॉइंट, पारस बहुत अच्छा पॉइंट है। पारस एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल not recorded in the books at a valuation of rupees 30,000। पारस बिजनेस की गुडविल ले गया कितने में? 30,000 रुपीज में। गाइस सोचो, गुडविल ले गया, इसका मतलब नाम ले गया, ब्रांड नेम ले गया। उसने कहा भाई तुम्हें बिजनेस बंद करना है, प्रिया ठीक है तेरी शादी हो रही है, तू जा रही है कहीं दूर, मैं तो बिजनेस चलाऊंगा ना। तो पारस कह रहा है मैं तो, यार बहुत ही निकम्मे बालक हो यार। तो उसने कहा भाई मैं तो बिजनेस चलाऊंगा, मैं 30,000 रुपये मैं तुझे दे रहा हूँ एक्स्ट्रा ये बिजनेस के नाम के। तो अब गुडविल खरीद ली किसने? पारस ने। सोचो 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 सोचो, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है लाइबिलिटी? अगर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है सर, तो हमें उससे पैसा लेना है या हमें उसे पैसा देना है? लेना है। अगर हमें उससे पैसा लेना है तो हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? करेक्ट, हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो इसका मतलब पारस की कैपिटल को हम कम कर देंगे, है ना? और क्रेडिट किसे कर दूं? रियलाइजेशन को। कह रहे हैं जब कुछ समझ नहीं आता तो हम बस रियलाइजेशन बोल देते हैं और बच जाते हैं। यही खासियत है इस चैप्टर की। इजी बेटा, इजी तो सब है, जब मेहनत करेंगे तो सब इजी है। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। खत्म बेटे खत्म, क्वेश्चन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है अब। सॉरी, दोबारा बोलिए। गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। डी पॉइंट, डी पॉइंट गाइस। There was an old typewriter which has been completely written off from the books. It was estimated to realize 400। यहां तक पॉइंट पढ़ो पहले, समझो। एक पुराना कोई टाइपराइटर पड़ा हुआ था हमारी किताबों में, जो धीरे 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 जिस पे डेप्रिसिएशन लगा के हम बुक्स में से क्या कर चुके हैं? उसे निस्ते नाबूद, खत्म कर चुके हैं, जीरो कर चुके हैं। जब हम सारी के सारे टाइपराइटर को क्या कर चुके हैं? उसकी बुक वैल्यू को जीरो कर चुके हैं। कह रहा है इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 रुपीज। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 का मतलब है कि अब हमें टाइपराइटर से 400 रुपए क्या है? 400 रुपए मिल सकते हैं। मतलब हमने मार्केट में उसकी वर्थ पता करी, वो टाइपराइटर ले जाके भंगार वाले को दिखाया, कह रहा जी 400 रुपए मिल जाएंगे, लो है इसमें तो इतना। हमने कहा वाह बेटे, हमारे में तो जीरो वैल्यू थी, 400 रुपए मिल जाएंगे और बर्गर पिज्जा खाएंगे। अब देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या गाइस। कह रहा है इट वॉज टेकन बाय प्रिया, इट वॉज taken by Priya at estimated price less 25%। estimated price था क्या? 400। 400 का 25% 100 रुपए। इसका मतलब वो 400 की चीज कितने में ले गई? भाई बाहर अगर कबाड़े वाले को बेचते तो वो 400 देता। पारस इतना बेचारा पिघला हुआ, उसका मन कह रहा चल। प्रिया बोली 100 रुपए कम में मुझे दे दो पारस भाई। बोला ठीक है जा, तेरा शादी का गिफ्ट। समझ रहे हो? 300 में पारस ने क्या दे दिया? प्रिया को क्या मिल गया? टाइपराइटर, जो कि राइट ऑफ हो चुका था। गाइस, प्रिया एसेट लेके जा रही है, लाइबिलिटी। एसेट अगर लेके जा रही है तो उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम करेंगे। तो क्या एंट्री बनी डी पॉइंट की? ओ बेटे मौज कर दी, बल्ले ही बल्ले। अगर कल होमवर्क न करके लाए तब बताऊंगी तुम्हें। प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। ये कैसा सवाल है भूमिका? एवरी, हाँ वो भी दिन आएगा। और अब बीमार हुई थी मैं, हुई नहीं थी छुट्टी तुम्हारी 2 दिन की? भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जिसने बात की ना,
ये पेपर में बेटा ये मान लो हर दूसरे साल आके गया है। अब तुम्हें अगर फिर भी बात करनी है तो एंजॉय योर लाइफ, करो आराम से बात करो तुम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और पेपर में हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड रिपीट करता है। यही पिन ड्रॉप साइलेंस। वेरी नाइस, रीड द क्वेश्चन अलोंग विद मी गाइस। There were 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of rupees 2000 which had been completely written off from the books। पहले इतना ही समझ लो क्या कह रहा है ये। कह रहा है 100 शेयर्स थे हमारे पास जिनकी कॉस्ट थी 2000 रुपये, मतलब हमने वो 100 शेयर्स किसी जमाने में कितने के खरीदे थे, 2000 रुपए के खरीदे थे, जिसकी एक की वैल्यू थी 10। बच्चा कहता है मैडम 100 इंटू 10 हजार, फिर 2 के कैसे खरीदे थे, ये आपको समझ आएगा अगले चैप्टर में शेयर कैपिटल में। अभी जो आपका फोकस है वो इस पे रखो। कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, उनमें से फेस वैल्यू थी एक शेयर की 10 रुपए, पर वो हमने कितने का खरीदा था, 200 का। इट इज नाउ कंप्लीटली रिटन ऑफ, इट इज नाउ कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, मतलब बुक्स में से वो पूरी तरह क्या हो चुका है, निस्ते नाबूद, पूरी तरह क्या हो चुका है, खत्म। समझ आ रही है बात। बुक्स में वो अब अनरिकॉर्डेड हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसे धीरे 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 हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ। अब देखो हुआ क्या उसका। कह रहा है दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹6 ईच। दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹6 ईच। मार्केट में आज इनकी कितनी वर्थ है, 6 रुपए का एक शेयर। पहले मुझे बताओ अगर 6 रुपए का एक शेयर है तो टोटल कितने हो गए, वेरी नाइस, 100 शेयर्स इंटू 6 रुपए 600। उस 600 रुपए का क्या कर रहे हैं हम, दैट इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसे हम कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2 ही पार्टनर थे गाइस, प्रिया और पारस, पारस और प्रिया। रेशियो तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल, मतलब 300 के शेयर वो ले गए। बेटे ओ मेरे चीतो, ये इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है या लायबिलिटी, एसेट। अगर वो एसेट लेकर जाएंगे तो उनकी कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी और रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया। जर्नल एंट्री क्या बनी, अरे किस बात की जल्दी है आज। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 600। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का होमवर्क करके लाइएगा। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।